अंकिता अपनी सास पद्मा, ससुर बृजमोहन और पति नितिन के साथ रहती है। उसकी ननद मयूरी को एक बेटी होती है जिसका नाम सिया होता है। मयूरी का पति दूसरे शहर में नौकरी पर होता है, जिस कारण वो अलग रहता है और मयूरी अक्सर अपने मायके जाकर 2 से 3 दिन तक रहती है। फिर एक दिन वो अचानक से अपने मायके पहुंच जाती है। अरे मयूरी दीदी, आप वापस आ गई? और ये क्या, इतने सारे बैग्स? हाँ अंकिता, अब मैं यहाँ पर 2 से 3 दिन नहीं बल्कि लंबे समय के लिए रहने आई हूँ। अब सिया के पापा को जल्दी छुट्टी नहीं मिलने वाली है, तो वो अब लंबे समय के बाद ही आएंगे। इसीलिए मैंने सोचा कि उतने टाइम तक मैं यहीं पर रह लूं। मयूरी की ये बातें सुनकर अंकिता को बहुत गुस्सा आता है। हे भगवान, अब तो ये आफत मेरा खून चूस कर ही मानेगी। अरे वाह बेटी, ये तूने बहुत सही किया जो यहीं पर रहने आ गई। अरे मेरी सिया लाडो, कैसी है तू? मैं ठीक हूँ नानी, आप कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ लाडो रानी। कितनी बड़ी और सयानी होती जा रही है मेरी नातिन, नजर ना लगे तुझे किसी की। मायके में रहते हुए मयूरी किसी भी काम को हाथ नहीं लगाती और बस फरमाइश पे फरमाइश ही करती रहती है, जिससे अंकिता का माथा फिरता रहता है। फिर एक सुबह, अरे बहू, जल्दी से मयूरी के लिए वो मसाले डोसे बना दे, मक्खन वाले। और हाँ, मेरे लिए उपमा बना देना। और ये सब होने के बाद में सिया के लिए चॉकलेट वाला दूध और ब्रेड जाम भी बना दे, ठीक है ना? अरे क्या माँ जी, सुबह सुबह इतनी सारी फरमाइश है। क्या आपको नहीं लगता कि दीदी को अपने काम खुद कर लेने चाहिए? और आप उनकी नौकरानी बनकर क्यों आ रही हो? अभी तक वो उठी भी नहीं है। ऐसा कैसे चलेगा माँ जी? अंकिता बहू, ये मयूरी का ससुराल नहीं है, उसका मायका है और वो यहाँ पर चाहे जो करना है कर सकती है। तू उसे रोकने टोकने वाली कोई नहीं होती। तू इस घर की बहू है और ये सारी जिम्मेदारियां निभाना तेरा फर्ज है। आइंदा से अपना ये गटर जैसा मुंह खोलने से पहले 100 बार सोचना। सास के मुंह से ऐसी बातें सुनकर अंकिता को बहुत गुस्सा आ जाता है। इस तरह पद्मा और मयूरी दिन भर अंकिता से स्वादिष्ट स्वादिष्ट पकवान बनाती है और अंकिता भी उफ किए बिना उनकी सारी फरमाइशें पूरी करती है। फिर एक दिन अंकिता को उसकी सहेलियों के साथ मूवी देखने के लिए जाना होता है। तभी अचानक से पद्मा और मयूरी उसे रोक लेती है। अरे अंकिता, सुनो ना, मुझे आज दही भल्ले खाने का बहुत मन कर रहा है, इसीलिए प्लीज बना दो ना। लेकिन दीदी। अरे क्या लेकिन, मुझे भी वो घी में तले हुए मालपुए खाने का बहुत मन कर रहा है, उसे भी बना दे। पर माँ जी, मुझे अपनी सहेलियों के साथ बाहर जाना है, मैंने आपको पहले ही बोला था ना। वो सब मुझे नहीं पता, तू तो अपने सहेलियों से कभी भी मिल सकती है। तेरी सहेलियां क्या मरी जा रही है क्या? बाद में चली जाना। तू अब कोई जवान लड़की नहीं रही जो बस इधर से उधर जब जी चाहे जा सकती है। तू अब एक बहू है, इसीलिए अपना बहू धर्म निभा और ये नाटक मेरे सामने मत कर। चल जा अब। ठीक है। फिर अंकिता गुस्सा होकर रसोई में जाकर खाना बनाने लगती है। दिन बीतते जाते हैं, लेकिन दोनों भुक्कड़ माँ बेटी की फरमाइश रुकने का नाम ही नहीं लेती। ना ही मयूरी कोई काम में हाथ बटाती है, जिससे अंकिता का पारा और भी ज्यादा बढ़ने लगता है। पद्मा, आज शाम को मेहमान आने वाले हैं घर पर, इसीलिए सारा खाना टाइम पर सही तरह से बन जाना चाहिए, इसका पूरा ध्यान रखना। हाँ बृजमोहन जी, आप उसकी चिंता मत कीजिए, मैं सारा खाना समय से बहू से बनवा लूंगी। इतना कहकर बृजमोहन वहां से चला जाता है और तभी वहां पर अंकिता आती है। माँ जी, मैं अकेली कैसे बनाऊंगी इतने मेहमानों का खाना? पूरी ना सही, लेकिन थोड़ी तो मदद चाहिए ना मुझे भी। नहीं बहू,
सारा काम तुझे ही करना पड़ेगा। मयूरी भी पार्लर गई है, उसके बाद वो शॉपिंग पे जाने वाली है। मयूरी अपने मायके में रहने के पूरे मजे लेती है और सारी सजा बेचारी अंकिता को भुगतनी पड़ती है। लेकिन एक दिन अंकिता ठान लेती है कि वो दोनों माँ बेटी को सबक तो सिखा कर ही रहेगी। बस बहुत हुआ इन दोनों माँ बेटी का नाटक। माँ और मेरी ननद दोनों तो रिश्तों की पॉलिटिक्स कर रहे हैं मेरे साथ। एक तरफ ननद है जो होने का फुल फायदा उठा रही है और दूसरी तरफ मेरी सास है जो अपनी बेटी से कुछ कहती ही नहीं, सिर्फ मुझसे ही दुनिया भर का काम करवाती है। आधे दिन तो मैं रसोई में ही पड़ी रहती हूँ, लेकिन अब और नहीं। अब तो मुझे भी इनकी भाषा में ही, इन्हीं के तरीके से रसोई की पॉलिटिक्स करनी होगी, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। पापा जी को झगड़े से सख्त नफरत है और वो अगर किसी को झगड़ते हुए देख लेते हैं तो तुरंत उस व्यक्ति का खाना पीना बंद करने की सजा देते हैं। तो अब तय रहा, मैं भी यही चाल चलूंगी। फिर अंकिता अपनी सास और ननद को आपस में लड़वाने की कोशिश में जुट जाती है और जब मयूरी उसके कमरे से गुजर रही होती है तभी वो जानबूझकर फोन पर बात करने का नाटक करती है। हाँ यार रवीना, क्या बताऊं तुझे, मेरी सास तो अपनी बेटी से पूरी तरह तंग आ चुकी है। वो तो कह रही थी मुझसे कि उसकी बेटी तो बस भैंस की तरह दिन रात चरती ही रहती है, ना तो कोई घर का काम करती है और ना ही 2 पैसे देती है। वो तो ये भी कह रही थी कि आजकल उसका तो कुछ ज्यादा ही हो रहा है। और उनकी ये बातें सुन सुनकर मेरा तो दिमाग फटे ही जा रहा है, क्योंकि वो तो सारी बातें मुझसे ही आकर शेयर करती है, अपनी बेटी को कुछ बोल जो नहीं सकती। अंकिता की बातें सुनकर मयूरी को बहुत गुस्सा आता है। क्या मम्मी मेरे बारे में ऐसा कह रही है? नहीं, अब तो मैं मम्मी से इस बारे में बात करके ही रहूंगी। फिर मयूरी अपनी माँ के पास जाकर झगड़ा करने लगती है। अरे नालायक लड़की, ये तो सब क्या कह रही है? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। मैं अच्छे से जानती हूँ माँ कि ये सारी बातें आपने ही कही है और आप अभी इस वक्त झूठ बोल रही है। आपके लिए मैं और मेरी बेटी बोझ बन चुके हैं ना माँ। अरे इतनी कपटी और पापी कैसे हो सकती हो आप? आपको तो सच में पाप लगेगा माँ। जबान संभाल कर बात कर मयूरी, भूल मत मैं तेरी माँ हूँ, कोई पड़ोसन नहीं। अरे काहे की माँ, अगर आप मेरी माँ होती तो मेरे लिए ऐसे कड़वे शब्द इस्तेमाल ही नहीं करती। लानत है आप पर माँ होने के नाते। आपने आज अपनी औकात दिखा दी माँ। सब दिखावे का प्यार होता है आपका, और कुछ नहीं। हाय कलमुही निर्लज्ज लड़की, मैं सुनकर ले रही हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि तू कुछ भी भोगती जाए। किसने पट्टी पढ़ाई है तुझे? कहाँ से सुना है तूने कि मैं तेरे बारे में बुराई कर रही हूँ? कहीं से भी सुना हो? आपको उससे क्या मतलब है? सच तो ये है कि आपके लिए मैं वाकई में पराई हो चुकी हूँ। आज पता चल ही गया माँ कि आपके मन में कितना मैल है। उनके झगड़े की आवाज सुनकर बृजमोहन वहां पर आ जाता है। बस बहुत हुआ तुम दोनों माँ बेटी का ये तमाशा। ये मेरा घर है और तुम दोनों को इतना ही लड़ने का शौक है तो जाकर बिग बॉस में लड़ाई करो नालायकों। अरे लड़ाई झगड़े करके मेरे घर में पनौती लाना चाहती हो क्या तुम दोनों? घर में एक छोटी बच्ची है, कम से कम उस बात की तो शर्म करो। देखो पापा, ये सारी मम्मी की गलती है, वही मेरे बारे में क्या क्या बोल रही है। चुप, एकदम चुप। अंकिता बहू, आज से तुम इन दोनों को केवल सूखी रोटी और दाल दोगी, वो भी सादी वाली। जब खाने के लिए तरसेगी तब इन दोनों के घुटनों में दबी हुई अकल ठिकाने पर आएगी। लेकिन बृजमोहन जी, मेरी बात तो सुनिए, ये सजा हमें मत दीजिए। लेकिन बृजमोहन उन दोनों की कोई बात नहीं सुनता और उन्हें सजा देकर वहां से चला जाता है। और जिसका अंकिता को इंतजार था वही होता है। और ऐसे ही अब पद्मा और मयूरी
अपनी फरमाइशें करना बंद करती है, जिस वजह से अंकिता का काम काफी कम हो जाता है। मैं जानती थी यही होगा और वही हो रहा है। पापा जी ने मयूरी और माँ जी को सजा दे दी, लेकिन अभी भी मेरा मकसद पूरा नहीं हुआ है। इस पॉलिटिक्स के हर पहलू को मैं सही तरह से खेलूंगी। ये तो बस अभी का बंदोबस्त है, लेकिन अब होगा परमानेंट बंदोबस्त। जब परमानेंटली रसोई की सारी ड्यूटी मयूरी दीदी को जाएगी, तब आएगा असली मजा। फिर अंकिता जाकर अपनी सास के कान भरने लगती है। माँ जी, अब देखिए ना, ऐसा भी कौन अपनी माँ से बात करता है। मैं तो बिल्कुल ऐसा नहीं कर सकती और ना ही कभी ऐसा करने के बारे में सोच सकती हूँ। अगर मैंने इसे कुछ गलती से कह भी दिया तो मेरी माँ तो मुझे वही 2 थप्पड़ रख देगी। अब क्या कर सकते हैं बहू, हमारी तो बेटी ही नालायक निकली। देखिए माँ जी, मेरी बात का बुरा मत मानना, लेकिन ये सब आपके ही लाड़ प्यार का नतीजा है। आपने ही उसे सर पर चढ़ाया रखा है। आप तो उन्हें कोई काम भी नहीं देते और ऊपर से उन्हें इतनी ढील दे रखी है, और वही बात आज आप पर इतनी भारी पड़ रही है। हाँ अंकिता बहू, ये बात तो तू एकदम सही कह रही है। मैंने ही उसे सर पर चढ़ा रखा है। अगर वो घर के 4 काम करेगी तभी उसे समझ आएगा कि आखिर काम होता क्या है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है, और तब जाकर वो हमें हल्के में लेना बंद करेगी और उसे हमारी कीमत पता चलेगी। पद्मा अंकिता के बहकावे में आकर बहक जाती है और वो मयूरी के पास जाकर उसे सुनाने लगती है। ओए महारानी, मेरी बात ध्यान से सुन ले। अगर तुझे इस घर में रहना है तो यहाँ पर काम भी करना पड़ेगा। क्या? हाँ, तेरे मेल से भरे हुए कानों ने बिल्कुल सही सुना। बहुत कर लिया तूने आज तक आराम। अरे तू इस घर की बेटी है तो क्या हुआ, इसका मतलब ये नहीं है कि तू 24 घंटे बस आराम ही करती रहे। जैसे अपने पति के घर पर सारे काम खुद करती है, वैसे ही अब बहू के आधे काम तू करेगी। बता बहू, कौन से आधे काम सौंपना चाहती है तू मयूरी को? माँ जी, घर में बहुत सारे काम होते हैं, बाकी के काम तो मैं कर लूंगी, लेकिन रसोई के कामों में मुझे बहुत थकावट होती है, तो आप रसोई के काम दीदी को सौंप दीजिए। क्या? लेकिन भाभी, आधे से ज्यादा काम तो रसोई में ही होता है। हाँ तो क्या हुआ, अब आगे से तुझे वही काम करने हैं, और अगर तू रसोई के काम नहीं करना चाहती तो बोरिया बिस्तर बांध ले और चलती बन यहाँ से। अब आगे तेरी मर्जी। हाँ 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 हाँ, फाइनली वो दिन आ ही गया। कितना अच्छा लग रहा है। माँ जी से मुझे तो कोई बैर नहीं, वो मेरी सास है और उनकी सेवा करना मेरा फर्ज है। लेकिन ये मेरी मनहूस ननद, इसे तो मैं मुफ्त में आराम भी करने नहीं दूंगी यहाँ पर, क्योंकि ये भले ही उसका मायका है, लेकिन अब मेरा ससुराल भी है। इसे तो यहाँ पर काम करने ही पड़ेंगे। अपनी माँ की ऐसी बातें सुनकर मयूरी अपना सर पकड़ लेती है, और इस तरह अंत में अंकिता अपनी रसोई की पॉलिटिक्स में बाजी मार जाती है और उसका पैंतरा काम कर जाता है, जिसके बाद मयूरी ही रसोई के सारे काम करने लगती है और अंकिता आराम से बाकी के काम निपटाती है। बिंदु को 2 बहुएं होती है, बड़ी बहू रोशनी और छोटी बहू परिधि। रोशनी एक बहुत ही अच्छी कंपनी में नौकरी करती है और अच्छे खासे पैसे कमाती है, लेकिन वो जब देखो तब अपने पैसों का रोक जमाती रहती है। एक दिन, अरे पिंकी, ठीक से सफाई करो और 1 मिनट मेरे पर्स को जरा मुझे साइड में रखने दो। ये काफी महंगा और ब्रांडेड पर्स है, पूरे 1 लाख रुपए का है ये। हाय दैया, रोशनी दीदी, आप लाख रुपए वाला बटुआ लेकर घूमती हो? इतने पैसे कहाँ से आते हैं आपके पास? अरे पिंकी, मैं कोई तुम्हारी परिधि या माजी थोड़ी ना हूँ। मैं तो एक बहू होने के साथ साथ एक वर्किंग इंडिपेंडेंट वुमन हूँ, यानी आत्मनिर्भर महिला। मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं है। महीने के पूरे 1 लाख रुपए कमाती हूँ मैं।
बाप रे, मुझे तो ये सुनकर ही चक्कर आने लगे हैं। आनी भी चाहिए, क्योंकि मैं हूँ ही ऐसी। इसीलिए मेरी बातें सुनकर सबको चक्कर आना तो लाजमी है। अरे जैसे तुम्हारे और घर के बाकी लोगों के बटुओं में 10-10 के नोट होते हैं, वैसे मेरे बटुओं में हजारों रुपए तो ऐसे ही पड़े होते हैं। रोशनी की बातें सुनकर परिधि को बहुत गुस्सा आता है। ये रोशनी दीदी तो अपनी हरकतों से कभी बाज नहीं आएगी। खुद तरक्की कर रही है तो करे ना, लेकिन इसमें दूसरों को नीचा दिखाने की क्या जरूरत है? अभी इन्हें बताती हूँ। फिर परिधि रोशनी और काम वाले के पास जाती है। अरे क्या पिंकी, तूने मेरी जेठानी को क्या कम समझा है क्या? अरे ये तो मेरी जेठानी नंबर 1 है। क्यों दीदी, सही कहा ना मैंने? हाँ रोशनी, आज पहली बार तूने कुछ सही बोला है। वैसे तुम्हारी ये साड़ी कितनी ओल्ड फैशन लग रही है। तुम मेरी देवरानी होकर भी ऐसे कैसे कपड़े पहन सकती हो? कुछ सीखो मुझसे परिधि। मैं सारे ब्रांडेड और डिजाइनर कपड़े ही पहनती हूँ। अब क्या करूँ दीदी, मेरे पास आपके जितने पैसे कहाँ है? आप तो मेरी जेठानी हो ना। आपके बटुए में तो हर वक्त हजारों रुपए पड़े रहते हैं, तो आप ही मुझे कुछ पैसे दे दो ना। देखना पिंकी, अब भी मेरी रोशनी दीदी मुझे अपने बटुए में से सीधे 20,000 रुपए निकाल कर देगी। अरे ये तो बहुत अमीर है ना दीदी? हाय दैया, सच्ची? हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं दूंगी। ये लो परिधि। फिर रोशनी अपनी पर्स में से 20,000 रुपए निकालकर परिधि के हाथ में थमाती है। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है दीदी, धन्यवाद। वैसे इस बेचारी पिंकी ने क्या पाप किया है? इसे भी पकड़ा दो 5-6 हजार रुपए। तुझे पता है पिंकी, 5-6 हजार रुपए तो मेरी दीदी के लिए हाथ का मैल के बराबर है। क्यों दीदी, सही कहा ना मैंने? हाँ हाँ, ये लो पिंकी, जाओ तुम भी ऐश करो। मेरे पास पैसों की कोई रुकावट नहीं है। पानी जैसा पैसा है मेरे पास तो। आई शपथ बाबा गणपत, ये तो कमाल हो गया दीदी, मेरी तो बिन मौसम दिवाली बन गई। इस तरह परिधि रोशनी के बटुए में से 26,000 रुपए कम कर देती है। अब देखना मेरी प्यारी जेठानी, बहुत उड़ती हो ना आप अपने बटुए के दम पर। नहीं तुम्हारे बटुए को खाली करके छोड़ा तो मेरा नाम भी परिधि शर्मा नहीं। रोशनी अपने पैसों से कुछ ना कुछ मंगवाती ही रहती है और दिन रात घर पर डिलीवरी वाला आकर कुछ ना कुछ देता रहता है। मैम, ये मेकअप सेट है, रोशनी शर्मा के नाम आया है। जी वो यहीं पर रहती है, लेकिन रोशनी दीदी इस समय तो ऑफिस चली गई है और घर पर पैसे भी नहीं है। अरे परिधि बहू, मेरे पास रख के गई है रोशनी बहू पैसे। ये ले, पूरे 50,000 रुपए है। 50,000? बाप रे, दीदी कितने फालतू के खर्चे करती रहती है। 50,000 रुपए में तो दुनिया भर की चीजें आ जाती है, लेकिन नहीं, इन्हें तो बस अपने पैसे वेस्ट ही करने आते हैं और ऐसे ब्रांडेड आइटम्स खरीदकर शाइनिंग मारने और दूसरे को खुद से कम दिखाने आता है। बस यही सब दिखावा करती रहती है। जाने दे बहू, अब क्या कर सकते हैं, ये सब उसकी मेहनत के पैसे हैं, हमें उससे क्या लेना देना। माँ जी, आप तो अच्छे से जानती हो कि मैं किसी के फटे में टांग नहीं अड़ाती, लेकिन दीदी हमारा नाम लेकर हमें कितनी बेइज्जत करती है, जो उन्हें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। फिर रात में जब रोशनी ऑफिस से घर आती है, तभी वाओ, फाइनली मेरा ब्रांडेड मेकअप सेट आ ही गया। माँ जी, परिधि, कैसा लगा आपको? ओफो, मैं भी ना किससे सवाल पूछ रही हूँ? आप दोनों को तो इस ब्रांड के नाम पता भी नहीं होंगे और आप दोनों को तो मेकअप के बारे में भी इतना पता नहीं है। कोई बात नहीं, मैं समझ सकती हूँ। हंस ले बेटा, हंस ले, जितनी मर्जी हो उतना हंस ले, लेकिन मैं तुझे फिर से घाटे में तो डाल कर ही रहूंगी। घर में लाइट बिल के पैसे भरने की जिम्मेदारी परिधि की पति अखिल की होती है।
अखिल वो पैसे परिधि को देता है, लेकिन वो पैसे परिधि कहीं पर छुपा देती है और सबसे ये कहती है कि वो पैसे कहीं खो गए हैं। और उसकी बातें सुनकर घर के सभी लोग हैरान रह जाते हैं। क्या? ये तुम क्या कह रही हो परिधि? पैसे कैसे खो गए? पैसे पूरे 15,000 रुपए थे वो, कोई 15 रुपए नहीं थे जो तुम मुंह उठाकर कहोगे खो गए। परिधि, जिम्मेदारी नाम की भी कोई चीज होती है। हाँ बहू, तू इतनी गैर जिम्मेदार कैसे हो सकती है? अगर ऐसा ही रहा तो आगे से तेरे हाथ में कोई भी इतनी मोटी रकम कभी नहीं देगा। सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया। मैंने 2 घंटों तक मार्केट में ढूंढा, लेकिन मुझे वो 15,000 रुपए कहीं भी नहीं मिले। लेकिन अब हम क्या करें? राहुल भाई साहब, रोशनी दीदी है ना, वो देंगी पैसे। दीदी के पास तो हर समय पैसे रहते हैं और ये बात तो हमेशा दीदी कहती है। तो प्लीज दीदी, दे दो ना पैसे। वो हाँ रोशनी भाभी, वैसे मुझे आपसे पैसे मांगने तो नहीं चाहिए, लेकिन मजबूरी ही ऐसी है। आई एम रियली सॉरी भाभी, लेकिन आप ही हमेशा कहती हो ना कि आपके पास हमेशा ढेरों सारे पैसे पड़े होते हैं, तो अगर आज आप पैसे दे दोगी तो। ठीक है अखिल, कोई बात नहीं, मैं बिल भर देती हूँ। तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? फिर रोशनी अपनी पर्स में से पैसे निकाल कर देती और इस तरह एक बार फिर से परिधि अपनी चाल चलकर रोशनी के बटुए से पैसे घटा देती है। फिर एक दिन, माँ जी, आपको पता है क्या, पिछले हफ्ते मैं एक 5 स्टार रेस्टोरेंट गई थी। आप लोगों ने मेरा स्टेटस तो देखा ही होगा ना? हाँ रोशनी बहू, देखा था। बहुत अच्छा था और काफी महंगा भी लग रहा था। हाँ माँ जी, बहुत महंगा था। अब क्या करूं? मुझे वो ढाबे पर और वो फूड स्टॉल पर खाना खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं। मेरे बटुए में एक्स्ट्रा के 30 से 40,000 पड़े हुए थे, तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना आज का लंच 5 स्टार होटल में किया जाए। आप लोग तो कभी गए भी नहीं होंगे वहां पर। हाँ बहू, हमारी इतनी हैसियत ही कहाँ पर है जो हम वहां पर जाकर 5 स्टार होटल का खाना खाएं। आई नो माँ जी, सो सैड। इसमें सैड होने वाली क्या बात है दीदी? आपके होते हुए तो हम 5 स्टार होटल में जाकर खाना खा सकते हैं ना? क्यों माँ जी? माँ जी तो मना ही करेंगी, लेकिन उनके मन में बहुत इच्छा है। वैसे तो है ही, पर अरे पर वर क्या कर रही हो माँ जी? हमारी रोशनी दीदी है ना, वो तो हमें पक्का लेकर जाएगी। चलो, मैं जल्दी से तैयार हो जाती हूँ, आप भी हो जाइए। लेकिन वो ठीक है, चलो। इस तरह परिधि फिर से रोशनी के बटुए से पैसे कम करवा देती है और रेस्टोरेंट में उन तीनों का ही हजारों रुपए का बिल बनता है। फिर एक दिन बिंदु को अचानक से चक्कर आ जाती है। तभी परिधि हैरान हो जाती है। रोशनी तो अपने कमरे में ही सो रही होती है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? माँ जी को तो तुरंत हॉस्पिटल लेकर जाना होगा, लेकिन पैसे? अरे वो रहा मेरा जेठानी का बटुआ, ये कब काम आएगा? फिर परिधि अपनी जेठानी के बटुए में से सारे पैसे लेकर हॉस्पिटल चली जाती है। बीपी लो और बुखार आने के कारण बिंदु को एक दिन के लिए एडमिट किया जाता है। परिधि, अब माँ कैसी है? हाँ परिधि, माँ जी अभी ठीक है और मैंने बिल भी पे कर दिया है। क्या? लेकिन तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए परिधि? वो हड़बड़ी में मैंने दीदी के बटुए में से पैसे निकाल लिए, क्योंकि मैं जानती थी आप दोनों की सैलरी आने में अभी टाइम बहुत बाकी है और ये महंगा हॉस्पिटल है, इसीलिए यहाँ का एक दिन का बिल 30,000 हो जाएगा। ऊपर से माँ जी की सलाइन और दवाइयों को मिलाकर 7,000 और। क्या? लेकिन परिधि, तुम्हें एक बार मुझसे परमिशन लेनी चाहिए थी। देखिए राहुल भाई साहब, दीदी कैसी बातें कर रही है। अब ऐसे समय में आपकी परमिशन कैसे लेती मैं? ऐसे ही परिधि चाले चल चलकर
और बातों ही बातों में रोशनी को फंसाकर उसके बटुए को पूरा खाली करवा देती। ये क्या? मेरा पर्स तो पूरा का पूरा खाली हो चुका है। अब मैं क्या करूं? ये सब मेरे शो ऑफ और दिखावे के कारण ही हुआ है। बहुत उड़ती रहती हूँ मैं, लेकिन अब बस, अब मुझे अपने पर काटने ही होंगे और जमीन पर रहना होगा। अब से खर्चे में कम करूंगी और ज्यादा दिखावा भी नहीं करूंगी, और तो और किसी को भी नहीं बताऊंगी कि मेरे पास कितने पैसे हैं। दूसरों को नीचा दिखाते दिखाते तो मैं खुद ही ऊपर से नीचे गिर गई। ये सब मेरे घमंड के कारण ही हुआ है, लेकिन अब से मैं बिल्कुल भी घमंड नहीं करूंगी। चलो, मेरी चालों से दीदी की अक्ल तो ठिकाने पर आ गई और अब ये पूरी तरह सुधर जाएगी। फिर उस दिन के बाद से रोशनी घमंड करना छोड़ देती है और सबके साथ अच्छे से पेश आती है। चारू के घर उसकी नई नवेली बहू रितिका आती है। रितिका वैसे तो बहुत ही गुणी और नेक स्वभाव की होती है, लेकिन रात होते ही वो हर तरफ हंगामा मचा देती है। रात को जब सब सो जाते हैं, तभी रितिका आधी नींद में से उठकर अपने घर के पास वाले कब्रिस्तान में जाती है। मेरी चाहते तो फिजा में बहेगी, जिंदा रहेगी होके फना, आमिजे तुम्हार, शुद्ध तुझे तुम्हार, आमिजे तुम्हार। रात की नाइट ड्यूटी पर जाने वाले पड़ोसी श्रीकांत और सुमन रितिका को इस तरह कब्रिस्तान की ओर जाते देख पूरी तरह डर जाते हैं। ये क्या? ये तो रितिका है ना? लेकिन ये इस तरह यूं आधी रात में भूतनी की तरह कब्रिस्तान की ओर क्यों जा रही है? हो ना हो, कुछ तो गड़बड़ है इस रितिका की बच्ची में। अगले दिन श्रीकांत और सुमन दोनों मियाँ बीवी रितिका के कब्रिस्तान जाने की बात को उसकी सास चारू और पति देव को बताते, लेकिन वो दोनों उनकी बात पर इतना ध्यान नहीं देते। दिन गुजरते जाते और अब धीरे धीरे रोजाना कोई ना कोई रितिका को रात में कब्रिस्तान की ओर जाते हुए देख लेता है और ये बात आकर उसकी सास और पति को बताते। देव बेटा, आज तो हम दूध का दूध और पानी का पानी तो करके ही रहेंगे। आज हम दोनों जाएंगे और देखेंगे कि क्या वाकई में रितिका बहू कब्रिस्तान में जाती है। हाँ माँ, आप बिल्कुल सही कह रही हो। देव और चारू दोनों माँ बेटे रात में जागते और तभी रितिका को कब्रिस्तान की ओर जाते हुए देख उन्हें भी काफी हैरानी होती है। देव बेटा, ये सब क्या हो रहा है? ये रितिका बहू तो वाकई में किसी चुड़ैल की तरह कब्रिस्तान की ओर जा रही है। हाँ माँ, और वो भी इतना भूतिया गाना गाते हुए। चारू और देव अब डर जाते। अगली रात वो दोनों फिर से जागते हैं और तभी वो दोनों रितिका को फ्रिज में से चिकन निकालकर खाते हुए देखते हैं। हाय राम, ये मेरी बहू में कौन सी चुड़ैल घुस गई है? रितिका चिकन खाने के बाद फिर से कब्रिस्तान की ओर निकल पड़ती है। ये पूरा दृश्य देख देव और चारू के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अगले 2 से 3 रातों तक रितिका कहीं भी नहीं जाती, जिसके बाद चारू और देव की जान में जान आती है। माँ, रितिका पिछले 3 दिनों से कब्रिस्तान की तरफ नहीं गई। इसका मतलब वो अब ठीक हो गई है। हाँ बेटा, ये सब मेरी प्रार्थना का ही तो असर है। अब वो कहीं नहीं जाएगी और रात में सिर्फ तेरी बाहों में ही रहेगी, ताकि जल्दी से तेरे मुन्ने या मुन्नी की माँ बन सके। माँ, आप भी ना। लेकिन उस रात जब चारू को प्यास लगती
तब वो किचन से पानी लेने के लिए उठ जाती है और जैसे ही वो बेड से उतरती है तब बेड के नीचे से रितिका उसके पैर खींच लेती है। नहीं, बचाओ। चारू की रूह पूरी तरह कांप जाती है। वो धड़ाम करके फर्श पर मुंह के बल गिर जाती है और उसका मुंह सूजकर टमाटर की तरह लाल हो जाता है। हाय हाय, सत्यानाश हो इस चुड़ैल का। ये तो मेरे बेड के नीचे पहुंच गई। सासू जी, तूने मेरी कदर ना जानी। सासू जी, तूने मेरी कदर ना जानी। हाय मोरी मैया, भागो यहाँ से। चारू घबरा जाती है और दुम दबाकर वहां से भाग जाती है। एक दिन जब देव रात में काम से लेट आता है तब वो रितिका को कमरे में ना देखकर बहुत घबरा जाता है। अरे, ये रितिका कहाँ चली गई? कहीं फिर से वो कब्रिस्तान में तो नहीं गई? परदेसिया, परदेसिया, ये सच है पिया, सब कहते हैं मैंने तुझको दिल दिया। देव रितिका को अलमारी में बैठकर नींद में गाना गाते हुए देखकर बुरी तरह डर जाता है और वो भी दुम दबाकर वहां से भाग जाता है। बचाओ, माँ, माँ। चारू और देव दोनों रितिका की इन भूतिया हरकतों से बेहद डर जाते हैं और वो दोनों अब तय करते हैं, बस बहुत हो गया देव बेटा। रितिका बहू की इन भूतिया हरकतों को अब एक ही व्यक्ति रोक सकता है और वो है तांत्रिक बाबा। हाँ माँ, मैं कल ही तांत्रिक बाबा को घर बुलाता हूँ। अगले दिन घर में तांत्रिक बाबा आते और वो रितिका को बेड से बांध देते और अपनी भूत भगाने की विधि शुरू कर देते। आबरा का डाबरा, गिली गिली छू, भाग जा, भाग जा, उल्लू की पट्टी चुड़ैल भाग जा, वरना मैं कर दूंगा तेरी सिट्टी पिट्टी गुम। आबरा का डाबरा, गिली गिली छू। छोड़ो मुझे यूं कैदियों की तरह क्यों बांधा है तुमने? मैंने कुछ गलत नहीं किया है। मुझे नहीं पता कि मैं रात को नींद में क्या करती हूँ। मेरे अंदर कोई आत्मा घुसी नहीं है। अरे ओ डायन, हम अच्छी तरह से जानते हैं ये मेरी बहू नहीं बल्कि तू कह रही है, लेकिन हम तुझ जैसी काली शक्ति के चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आने वाले। ओ बाबा, आपका स्पीकर बंद क्यों हो गया? आप बचते रहो, मेरा मतलब मंत्र जारी रखो। लेकिन तभी वहां पर पड़ोस में रहने वाले डॉक्टर रघुनाथ जी आते हैं और वो ये सब रोक देते हैं। बंद करो ये सब नौटंकी। जिस चीज को तुम भूतिया हरकत का नाम दे रहे हो वो असल में एक मामूली सी बीमारी है। देव बेटा, चारू जी, रितिका के अंदर किसी आत्मा का वास नहीं है, बल्कि उसे नींद में चलने की और बोलने की बीमारी है। वो तो बस एक आदत है। क्या? हाँ, यह अक्सर लोगों को होता है और ये कोई गंभीर बात नहीं है। हाँ, लेकिन इसमें एक ही खतरा है कि नींद में व्यक्ति अगर कोई गलत चीज कर दे, जैसे खुद को या दूसरे को हानि पहुंचा दे, तो बात चिंता करने वाली हो सकती है। देव और चारू ये बात सुनकर चकित हो जाते हैं। डॉक्टर अंकल, अगर ऐसा ही है तो नींद में रितिका कब्रिस्तान की ओर क्यों जाती है? अरे देव बेटा, नॉर्मल सी बात है। घर के पास से होने वाला रास्ता कब्रिस्तान की तरफ ही जाता है। इसीलिए मुझे मेरी बीवी ने यह सब कुछ बताया, इसीलिए मैं यहाँ आ गया। मैं रितिका का ट्रीटमेंट करूंगा, जिसके बाद उसकी यह आदत या बीमारी पूरी तरह ठीक हो जाएगी। डॉक्टर रघुनाथ के ट्रीटमेंट के जरिए रितिका ठीक हो जाती है और उसकी नींद में चलने और बोलने की आदत भी छूट जाती है।